नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट संबंध जो हैं अगर सहमति से होते हैं और बच्ची अगर नाबालिग भी है तो उसको कहते हैं ठीक है, क्योंकि अभी 15 साल की एज की एक बच्ची के बारे में उन्होंने अपना निर्णय दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो बाल विवाह में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें मुस्लिम की एज 16 साल और हिंदू लड़की की साल 18 साल है। मुस्लिम लड़की की एज अगर 16 साल है तो उसके लिए अगर महिला आयोग और लोग जाते हैं मानवता के उस पे, वुमेन राइट्स के नाम पे, तो वो कहते हैं संविधान के दायरे में नहीं है, इसके लिए संसद में संशोधन होना चाहिए, मेरे दायरे में नहीं आता का। लेकिन यहीं पर जब सहमत के आधार पर नाबालिग लड़की से संबंध की बात आती है तो इनके दायरे में आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? इसको भी संविधान और संसद पे छोड़ दीजिए। इसीलिए आता है कि पहले भी आपको याद होगा लिव एंड रिलेशन भी प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट से, कि किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको रहने की आज़ादी है, उसको अपने हिसाब से सब काम करने की आज़ादी संविधान में है। उस आधार पर दे दिया गया। उससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि लव जिहाद, समाज में विघटन, कुरीतियाँ फैल रही हैं और आए दिन लोग लिव एंड रिलेशन में रह के संबंध तोड़ते हैं। अगर वो उसे मानने की बात करती है तो उसका मर्डर हो जाता है। तो कहने का मतलब क्राइम बढ़ रहा है। एक तो धन परिवर्तन का क्राइम बढ़ने के लिए कि हमारा तो इनसे लिव इन रिलेशन है। इसी की दूसरी कड़ी है कि अगर लड़की सहमत के आधार पर संबंध स्थापित करते तो क्राइम नहीं है। ये किसके लिए छूट दी जा रही है? उन धर्मों के ऊपर अत्याचार होने जा रहा है जो धार्मिक हिसाब से रहना चाहते हैं अपने, और जिनमें धर्म में बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं कि कुछ भी करें वो सब ठीक है, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। इसका विरोध अगर कर रही हैं एजेंसियां, लोग, बुद्धिजीवी, हमको लगता है उचित है, इसका विरोध होना चाहिए। इस तरीके के समाज को बनाने में विकास नहीं होगा, सामाजिक ताना बाना टूटता चला जाएगा। और हर एक जगह जो एज है 15-16 साल की, इसमें लड़कियों को बरगलाया जा सकता है और वो उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है और माँ बाप का कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं होगा। इस तरीके से क्या देश में जो पहले छुपे से चलते रहे वेश्यालय, वो खुलेआम खोले जाएंगे? ये तो इसी से लगता है। वेश्यालय पे आपका रोक है, वहाँ पे लोग पकड़े जाते हैं जो कि वयस्क होती हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन ये कैसी छूट है? ये कहीं न कहीं कोई न कोई उन धर्मों के अगेंस्ट एक साजिश नजर आ रही है, जो अपने धर्म के अनुसार, अपने बनाए नियमों के अनुसार और पालन करना चाहते हैं। जैसे हिंदू धर्म, अब बौद्ध भी इसी में आते हैं, सिख भी इसी में आते हैं और जैन भी इसी में आते हैं। तो ये लोग तो इस विश्वास के नहीं हैं। उनका तो एक सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा है। उनके बच्चे अगर कुछ करते हैं तो प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जहां बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि विदेशी फंडों से किस तरीके से लव जिहाद और धन परिवर्तन के जिहाद चलाए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में ये भी शामिल होता है। इसको समझना चाहिए। और जिस तरीके से बाल विवाह को में कहा गया कि ये मेरे
दायरे में नहीं आता। इस संसद इसमें कानून बनाए, 16 साल से 18 करे, जो मर्जी करे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से इसमें भी कोर्ट को कहना चाहिए था, संसद से कानून लाओ, फिर मैं उस पर जजमेंट दूंगा। लेकिन बीच में इंटरिम अपनी व्यवस्था बना देना, ये जो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है हर जगह, इस प्रश्न चिन्ह का जवाब अगर समाज देने लगे तो देश में इस पे कानून लाने के लिए संसद को बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन अब जरूरत है कि संविधान के दायरे में और संसद के बनाए नियमों के अनुसार सारी चीजें चलनी चाहिए। कोई अपने हिसाब से, कोई कोर्ट हो, कोई व्यक्ति हो, अपने हिसाब से कोई व्यवस्था न बनाने पाए। अगर बनाता है तो इसका मतलब संविधान और संसद के खिलाफ अपना सारा कुछ चला रहा है, कानून भी उसका और न्याय बनाने की प्रक्रिया भी उसकी, ये एक दूसरे को ओवरटेक हो रहे हैं। ये एक तरीके से देखा जाए न्यायालय की अतिक्रमण है संविधान के ऊपर भी और संसद के अधिकारों के ऊपर। जब संविधान में ऐसी व्यवस्था, कितने चीजों को लेके इनकी वो है, लेकिन उसका दूसरा आप पहलू देखेंगे कि आप एक जगह प्रोटेक्शन देते हैं, उस प्रोटेक्शन से कितने अनुच्छेद का उल्लंघन होता है, उसको हमारे न्यायालय को समझना चाहिए कि अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो चीज नहीं लागू होनी चाहिए। अगर कहीं किसी चीज पे, किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो गलत है, उस पर न्याय होना चाहिए। इस तरीके के न्यायालय अपने ऊपर खुद प्रश्न चिन्ह लगाते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि जनता जो है न्यायालय में विश्वास नहीं रख रही है। ये काम ही ऐसे हैं। उदाहरण के तौर पर आप पीछे भी देखें, कई जगहों पर कुछ ऐसे केस होते हैं जिनको तुरंत डिसीजन मिल जाता है 4-5 दिन के अंदर, और कुछ ऐसे केस होते हैं जो बहुत बड़े वर्ग के ऊपर लागू होते हैं, उनके लिए डिसीजन नहीं होता और वो पूरे वर्ग एक अनिश्चितता के माहौल में जीते हैं और ये देखते हैं कि न्यायालय कब न्याय देगा। इस व्यवस्था को भी तोड़ना चाहिए, खत्म करना चाहिए और संविधान को, संसद को इस पर भी कानून लाना चाहिए कि न्यायालय टाइम बाउंड पे काम करे, दिए हुए पेपरों पे काम करे और उसी दायरे में अपने भी स्टेटमेंट दे जिसके लिए केस दायर हुआ है, ना कि बहकते हुए दुनिया भर की चीज़ों पे अपना स्टेटमेंट देने लगे। मतलब न्यायालय केस तक सीमित रहे, ना कि उपदेश के ऊपर चला जाए। अगर उपदेश देना है न्यायालय को तो राजनीति में आए, अपना उपदेश देते रहें, जनता को सुधारते रहें, अपनी ओपिनियन देते रहें, खुल के दें, कौन रोकता है, रिजाइन करें। ये चीज़ें हैं, जनता को समझना चाहिए कि आज देश की स्थिति कहाँ है, क्या है और कैसे है, और न्यायालय में लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है उसको भी सोचना चाहिए। उसके लिए भी जनता की विचार आने चाहिए, क्योंकि किसी गलत तरीके से अगर एक ही लाभी आ जाती है तो वो सारी प्रक्रिया को बाधित कर देती है। संसद जो है वो जनता के द्वारा चुनी गई है और आप न्यायालय का, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का कैसे सिलेक्शन होता है जज न्यायाधीशों का, उस प्रक्रिया को आप जानते हैं, कितनी तरीके से उसमें लोग सिलेक्शन किए जाते हैं। कभी कभी तो
IAS भी जस्टिस बन जाते हैं और रिटायर भी हो गए। तो ये सारी व्यवस्था न्यायालय की प्रक्रिया में है सिलेक्शन की, उस पर भी संसद को अपना काम करना चाहिए और हमको लगता बहुत ज़रूरी भी है। कोई किसी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति अगर न्याय के पद पर बैठता है तो उसे अपनी विचारधारा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विचार में अगर वो अपने लिप्त है तो उसी हिसाब से, उसी विचारधारा से वो न्याय देगा, कभी जस्टिस नहीं दे पाएगा। जब तक कि वो अपने को एक निष्पक्ष और एक देवता स्वरूप नहीं माने कि मेरा काम है कि गलत को गलत कहना, सही को सही करना, और कोशिश ये हो कि जो भी हमारे पास पेपर सबमिट हों उनकी सत्यता क्या है उसको परखना, और उसको बगैर परखे और बगैर उस सत्ता पे गए और अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर अगर कोई न्याय होगा वो न्याय नहीं अन्याय कहलाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।